हकीम उल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 146वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। शायर मशरिक की यौम पैदाइश पर मुल्क भर में आम तातील है। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आबाई शहर और लाहौर से हासिल करने के बाद 1905 में बरतानिया से वकालत की डिग्री हासिल की और बाद में जर्मनी से फ़लसफ़े में PhD की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने 1910 में वतन वापसी के बाद शायरी के ज़रिए फ़िक्री और सियासी तौर पर मुंतशर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़री देकर फातिहा ख्वानी भी की और फूल रखे। गवर्नर पंजाब ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए हैं। इसके अलावा आज सुबह लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बॉर्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 146वें यौम पैदाइश पर आज पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल के एजाजी गार्ड के फराइज भी संभाले हैं। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हमें अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी पर अमल करने की ज़रूरत है। यौम इकबाल पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया और कायदे आज़म ने यह ख्वाब हकीकत में बदला। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद का जज्बा बेदार किया और इनकलाबी रूपों की गजा पर गुज़श्ता एक माह से जारी इसराइली फौज के हमलों में तेजी आ गई है। जालिम फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में स्कूलों अस्पतालों के एतराफ बमबारी की, जबकि जबालिया, नसीरात और ताशाई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसराइली अफवाज के हमलों से इबादत गाहें और मसाजिद भी महफूज न रह सकी। इसराइली त्यारों ने तिबी सामान के काफिले पर भी हमला किया। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 2 मसाजिद शहीद कर दी गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में मज़ीद 306 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए हैं। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब के 8 शहरों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। स्मोक के बायस पंजाब के 8 शहरों में आज से इतवार तक तालीमी इदारे, दफातर, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज और जिम्स बंद रहेंगे। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टायर, पॉलीथीन बैग्स और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स और तंदूर के अलावा बेकरियां और डेयरी शॉप्स वगैरह को भी पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबाई दारुल हुकूमत में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर काबू ना पाया जा सका। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 400 से जायद रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर दुनिया में फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। आमिर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 488, जबकि केंट के इलाके का AQI 484 रिकॉर्ड किया गया। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 रिकॉर्ड किया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को दी जाने वाली डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी गैर कानूनी रहने वाले बाशिंदों को अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद का महफूज खला और बाइज्जत तौर पर अपने वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। रोज़ाना हज़ारों गैर रजिस्टर्ड तारकीन बजरिया तुर्खम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। और बलूचिस्तान में CTD ने मस्तून के इलाके कोंग में कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को हलाक कर दिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। इस दौरान 3 हमलावर भी हलाक हुए। CTD तर्जुमान के जारी करदा बयान के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था।
मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खास इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि हकीम उल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 146वां यौम पैदाइश आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शायर मशरिक के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आबाई शहर और लाहौर से हासिल करने के बाद 1905 में बरतानिया से वकालत की डिग्री हासिल की, जिसके बाद जर्मनी से फ़लसफ़े में PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1910 में वतन वापसी के बाद शायरी के जरिए फ़िक्री और सियासी तौर पर मुंतशिर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। सियासतदान की हैसियत से उनका सबसे बड़ा कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है। यही नजरिया बाद में पाकिस्तान की कयाम की बुनियाद भी बना। हकीम उल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया, कौम को बेदारी का सबक भी दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी से उम्मत मुसलमान को यकजहती का पैगाम भी दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों में नई रूह फूंकी। उन्हें जवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन और अकाब जैसे अलकाबात से भी पकारा। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में खालिक के हकीकी से जा मिले। उन्हें बादशाही मस्जिद के पहलू में दफन किया गया। शायर मशरक के यौम पैदाइश पर उनके मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कमांडोर साजिद हुसैन ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में अपने ख्यालात भी कलम बंद किए हैं। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर एजाजी गार्ड्स के फराइज भी संभाल लिए हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी की, फूल भी रखे। गवर्नर पंजाब ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए हैं। इसके अलावा आज सुबह लाहौर में शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 146वें यौम पैदाइश पर आज पाक बहरे के दस्ते ने मज़ार इकबाल के एजाजी घाट के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खसूसी स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन ने सरबराह पाक बहरे की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए। यौम इकबाल के हवाले से आज मुल्क भर में तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही हैं। इस मौके पर हुकूमत ने मुल्क भर में आम तातील का ऐलान भी कर रखा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा खुदी पर अमल करने की ज़रूरत है। यौम इकबाल पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर पेश किया और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यह ख्वाब हकीकत में बदला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद का जज्बा बेदार किया और इनकलाबी रूह फूंकी। मोहसिन नकवी ने कहा था कि अल्लामा इकबाल अपनी शायरी के जरिए खुददारी का दर्स दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों के लिए ज़हनी मसला और एक रहबर की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा खुदी पर अमल करने की ज़रूरत है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े को समझने की जितनी अशद ज़रूरत आज है, पहले कभी ना थी। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख दें, मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म तरीके से काम करें, अहद करें कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिल के काम करेंगे। निगरान वज़ीर आला का मजीद कहना था कि आज के दिन हमें बाहैसियत कौम शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार को मशले राह बनाने के अज़म का इआदा करना है।
आरिफ वाला में शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के सिलसिले में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल आरिफ वाला में 9 नवंबर इकबाल डे मनाया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद असलम, हेड मास्टर हक नवाज की सरबराही में उस्तातिज़ा और तलबा ने अपने खिताब में अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन भी पेश किया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रज़ा ज़ैदी से। वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 में, जहां पर 9 नवंबर के हवाले से अल्लामा इकबाल डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद असलम। उनसे जानते हैं कि वो बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से। जी, 9 नवंबर 1877 वो दिन था जब हमारे अजीम हीरो कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए। तो इस दिन को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे बाकी कायदीन, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ और उन्होंने सब ने मिलकर ये पाकिस्तान बनाया, जिसमें आज हम सुकून की नींद सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं। और इस तरह से बच्चों को भी हम यही पैगाम देते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से कौम को ख्वाब गफलत से बेदार किया, बच्चों के लिए भी नज़में लिखी, उन्होंने बड़ों के लिए भी नज़में लिखी, अपनी शायरी के ज़रिए से उन्होंने अपनी कौम को ख्वाब गफलत से बेदार किया और उनसे कहा कि आपने मेहनत करनी है। गोया वो बच्चों को यूं दरस देते हुए, तुंदी बादे मुखालफ सना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो गोया वो बच्चों को दरस देते हैं कि जो आपको दरस व तदरीस में जो मुश्किलात हायल होती हैं, उनको आपने ऐसे ही लेना है कि ये मुश्किलात आपके हौसले को बढ़ाने के लिए आती हैं, आपको पस्त करने के लिए नहीं आती। कि जैसा कि आपने सुना, अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर है पाकिस्तान, जिसमें हम आज़ाद मिल्लत की हैसियत से रह रहे हैं। आज 9 नवंबर मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी यौम इकबाल मनाया जा रहा है। शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, आज 9 नवंबर है। आज 9 नवंबर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाश है और यौम पैदाश के हवाले से मुल्क भर में जो तकरीब का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं जलालपुर पीर वाले में मौजूद हूँ। यहाँ नन्हे बच्चों के क्या जज्बात है, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जी हाँ, आज 9 नवंबर है। आज के दिन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश है। इस दिन हमारे शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी तमाम इंसानों के लिए मशअल राह है। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो मशअल राह है। उन्हीं का जो ख्वाब देखा था, उन्हीं के शायर की वजह से आज जो ना पाकिस्तान जो ना आज वजूद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गजा पर गुज़श्ता एक माह से जारी इसराइली फौज के हमलों में तेजी आ गई है। जालिम फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में स्कूलों, अस्पतालों के एतराफ बमबारी की, जबकि जबालिया, नसीरात और शाताई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली अफवाज के हमलों से इबादत गाहें और मसाजिद भी महफूज न रह सकी। इसराइली त्यारों ने तिबी सामान के काफिले पर भी हमला किया है। खान यूनस में इसराइली बमबारी से 2 मसाजिद शहीद कर दी गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए हैं, जिनमें 58 खवातीन और 129 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,500 से भी तजावज कर गई है, जबकि शोहदा में 4,880 बच्चे और 2,250 से जायद खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली बमबारी का निशाना बनने वालों में 32,000 से जायद शहरी जख्मी हुए, जबकि 15 लाख शहरी बेघर भी हैं। बमबारी से गजा के अस्पताल और मुआलिज सेंटर्स तकरीबन गैर फाल और मुनहदिम हो चुके हैं, जिसके बायस गजा के संगीन बीमारियों में मुब्तला 3.5 लाख मरीज इलाज के बगैर तड़पने पर मजबूर हैं। आलमी अदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में कैंसर, अमराज कल्ब, शुगर और दीगर संगीन बीमारियों में मुब्तला 3.5 लाख मरीज मौजूद हैं, जबकि 50,000 से जायद हामला खवातीन भी इलाज की सहूलियात से महरूम हैं।
اور خبر آپ کو دیں کہ اسموک کے خاتمے کے لیے پنجاب کے 8 شہروں میں آج سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اسموک کے باعث پنجاب کے 8 شہروں میں آج سے اتوار تک تعلیمی ادارے، دفاتر، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، سنیما گھر اور جمز بند رہیں گے۔ فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ، ٹائر، پولیتھین بیگز اور چمڑا جلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز، پیٹرول پمپس، تندور، بیکریاں اور ڈیری شاپس وغیرہ کو بھی پابندی سے استثنا حاصل ہوگا۔ پابندی کا نفاذ لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ اور قصور میں ہوگا۔ گجرانوالہ، شیخوپورہ، ناروال اور حافظ آباد میں بھی دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا ہے کہ اسموک سے متاثرہ اضلاع میں 10 نومبر کو بینک بھی بند رہیں گے۔ اعلامیے کے مطابق حکومت پنجاب کے 8 نومبر 2023 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور، گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ اور ناروال کے تمام بینک، مائکرو فائنانس بینک 10 نومبر جمعے کو اپنی برانچیں مکمل طور پر بند رکھیں گے۔ صوبائی دارالحکومت میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی 400 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ آلودگی کے اعتبار سے شہر لاہور دنیا میں فضائی آلودگی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ عامر ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 458 جبکہ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 484 ریکارڈ کیا گیا۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 480 ریکارڈ کیا گیا جبکہ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 411 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے 8 شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے 8 شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ 10 سے 12 نومبر تک ہوگا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے شہر میں آج رات بارش برسنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان بھی ہے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ اوکاڑا شہر اور گردہ نواح میں اسموک کا راج برقرار۔ اسموک کے باعث شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسموک کی وجہ سے شہریوں کو گلے اور آنکھوں کی تکالیف کا بھی شدید سامنا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ اوکاڑا شہر اور گردہ نواح میں اسموک کا راج برقرار ہے۔ اسموک کے باعث شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسموک کی وجہ سے شہریوں کو گلے اور آنکھوں کی تکالیف کا شدید سامنا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو دی جانے والی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد بھی غیر قانونی رہنے والے باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کا محفوظ انخلاء اور باعزت طور پر اپنے وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ روزانہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ تارکین بذریعہ تورخم اور چمن بارڈرز اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ کے پی اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے ٹرانزٹ کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں جن میں روزمرہ کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ 8 نومبر کو 4119 غیر قانونی باشندے اپنے ملک چلے گئے جن میں 4119 شہریوں میں 1272 مرد، 1188 خواتین اور 1649 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 251 گاڑیوں میں 702 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ اب تک کل 758,207 غیر قانونی طور پر رہنے والے باشندوں کی اپنے ملک واپسی ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں سی ٹی ڈی نے مستونگ کے علاقے کانک میں کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی کے دوران ملزمان سے مقابلہ ہوا، اس دوران 3 حملہ آور ہلاک ہو چکے۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے جاری کردہ بیان کے مطابق حملہ آوروں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔ ملزمان سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے حملہ آور دہشت گردوں کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔
اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہندوستان ہمیشہ سے اپنی دوغلا پالیسی کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ حال ہی میں ہندوستان اسرائیل کے خفیہ ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے آیا ہوا۔ دنیا بھر میں ہندوستان انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کرتا آ رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ہندوستان اسرائیل کے لیے دہشت گردی، بالخصوص جاسوسی اور ٹارگٹ کلنگ جیسے سنگین جرائم میں بھی ملوث ہے۔ الجزیرہ کے مطابق 24 اکتوبر 2023 کو قطر نے 8 ہندوستانی سابقہ نیوی افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی۔ بی بی سی کے مطابق 12 دسمبر 2019 کو جرمنی میں ایک ہندوستانی جوڑے کو سکھوں اور کشمیریوں کی حساس معلومات را کو فراہم کرنے کے الزام میں سزا بھی سنائی گئی۔ بی بی سی 2021 میں آسٹریلین پولیس نے انکشاف کیا کہ آسٹریلیا میں قائم ہندو عبادت گاہوں میں کی گئی توڑ پھوڑ میں بھی بی جے پی کا ہاتھ ہے۔ نیو ایچ کے مطابق دسمبر 2020 کو بنگلہ دیش میں دیو پرساد پر ہنگامی بنگالی فوج اور پولیس کی حساس معلومات اکٹھی کرنے کا الزام بھی ثابت ہوا تھا۔ رائٹرز کے مطابق جنوری 2015 میں سری لنکا کے منتخب صدر کی شکست میں را کی سازشیں بے نقاب اور بری طرح بھی ناکام ہو گئی۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق دسمبر 2020 میں سعودی عرب نے 2 ہندوستانی انٹیلیجنس افسران کو را کے لیے جاسوسی اور سعودی حکومت کو کمزور کرنے کے جرم میں ملک بدر کر دیا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ جون 2023 کو بھارتی خفیہ ایجنسی کے ہاتھوں کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کو بے دردی سے کینیڈا کی سرزمین پر ہی قتل کیا گیا۔ پاکستان میں ایک عرصے سے جاری جاسوسی اور دیگر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہندوستانی نیول آفیسر کلبھوشن یادو کو 2016 میں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیلی میل کے مطابق 15 جون 2023 کو برطانیہ میں ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے سکھ لیڈر اوتار سنگھ کو زہر دے کر قتل کرنے کے شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مطابق امریکہ نے خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستان سے مدد اور حمایت حاصل کی ہے۔ روس اور امریکہ کے معاملے میں بھی ہندوستان کی دوگلی پالیسیاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ سٹمسن کے مطابق ایک طرف مفاد پرست ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ شراکت داری، دوسری جانب وہ روس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی خدشات کے باوجود روس سے تیل کی خریداری ہندوستان کو انتہائی ناقابل اعتماد پارٹنر ظاہر کرتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ہندوستان میں مختلف مذاہب کی بے حرمتی سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ نہایت ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان اخلاقی، مذہبی اور سیاسی قدروں کے لحاظ سے ایک ناکام ریاست ثابت ہو چکی ہے۔ اپنے معاشی اور سیاسی مفادات کے لیے ہندوستان کی اسٹریٹجک پینترے بازی کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار کوہ نور نیوز اعجاز ڈوگر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ جی سر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح، میں آپ کی سن رہا تھا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندوستان اپنے دوگلے پن میں تو پہلے دن سے ہی بدنام رہا ہے، اور اس کی بدنام زمانہ ایجنسی رہا بھی پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے وہ کھلم کھلا دہشت گردی کے واقعات کر رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے، تو اس پہ وہ آلریڈی بڑے مشہور ہیں اور بدنام ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی جو ہندوستان جو ہے وہ اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار بھی ادا کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ ہندوستان صرف ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ فلسطین کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے، جس طریقے سے اسرائیل وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم بربریت ڈھا رہا ہے، جس طریقے سے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہاں پہ نہ ہاسپٹل محفوظ ہیں، نہ عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ بوڑھے محفوظ ہیں، نہ بیمار محفوظ ہیں، تو انڈیا جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے اور ان کے لیے ایجنٹ کا کردار، ان کی جاسوسی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا صرف اس وقت ایشیا نہیں بلکہ آپ اس میں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں جو ہے یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں یہ چیزیں سامنے بھی آئیں کہ ہندوستان اپنے قریبی دوست اسرائیل کے لیے جاسوسی، ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی جیسے سنگین جرائم میں ملوث بھی پایا گیا ہے، کیونکہ ہندوستان اور اسرائیل کے مفادات دیکھیں نا، ان کے کاروباری اور باقی دیگر مفادات بھی سانجھے ہیں۔ اب اسی طرح مطلب ایگزامپل ہے اس کی بڑی کھلم کھلا پوری دنیا کے سامنے یہ قطر ان کو منظر عام پر لے کے آیا، ان کی آپس میں کہ 24 اکتوبر 2023 کو کیا ہوتا ہے کہ قطر کے اندر 8 ہندوستانی سابق نیوی افسران جو ہے
وہ اسرائیل کی جاسوسی کے جرم میں ان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، اور وہ سامنے ڈائریکٹ جو ہے ان کے شواہد آنے پہ، ان کے ملوث ہونے پہ، ان کا جرم ثابت ہونے پہ ان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ اور وہ جاسوسی کن کے لیے کر رہا تھا؟ اپنے قریبی دوست اسرائیل کے لیے۔ ابھی اسی طرح 12 دسمبر 2019 کو جرمنی کے اندر ہندوستانی جوڑا سکھوں اور کشمیریوں کی حساس معلومات اور اسی طرح کے ان کے چیزیں انڈین ایجنسی جو ہے بدنام زمانہ راہ اس کو چیزیں فراہم کرتے ہوئے وہاں پکڑا گیا، اس کے اندر بھی ان کو سزا سنائی گئی۔ اسی طرح آپ آسٹریلیا کی بات کر لیں کہ 2021 کے اندر بی جے پی، یہ جو مودی کی جماعت ہے، یہ وہاں پہ جو ہندو اپنی ہی عبادت گاہوں کے اندر انہوں نے جان بوجھ کر توڑ پھوڑ کرنا شروع کی تاکہ اس کا الزام جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر آئے، سکھوں کے اوپر آئے، تاکہ ان کے اوپر گھناؤنی ایک سازش تھی مسلمانوں کے خلاف جو آسٹریلیا نے بے نقاب کی اور ان کو وہاں سے ملک بدر کیا۔ اسی طرح 2015 میں دیکھیں نا، سری لنکا کے اندر جب صدارتی الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پہ ان کی انڈین ایجنسی راہ اور انڈیا برے طریقے سے بے نقاب ہوا، ان کی سازش جو ہے کھل کے سامنے آ گئی کہ وہاں پہ سری لنکا کے اندر صدارتی الیکشن میں ان کی انٹرفیئرنس کس حد تک تھی۔ 2020 میں سعودیہ کے اندر بھی ایسے ہی کیا، انہوں نے 2 ہندوستانی انٹیلیجنس افسران جو راہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے ان کو مواد فراہم کر رہے تھے، اور سعودیہ کی حکومت جو پوری دنیا کے اندر ماڈل ہے جس طریقے سے وہ سزائیں اور وہ سارا سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کسی کے لیے مطلب ایکول قانون ہے وہاں پہ، اس حکومت کو کمزور کرنا چاہا، اس جرم میں بھی ان کو 2 افسران جو تھے ان کے انٹیلیجنس کے راہ کے ان کو ملک بدر کیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کینیڈا کے اندر کیا کیا انہوں نے، جو وہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کیا، یہ ابھی حالیہ اسی 2023 کے اندر جو انہوں نے کیا، وہ دیکھیں نا وہ ڈائریکٹ جو ہے کینیڈا نے پوری دنیا کے اندر یہ آواز اٹھائی کہ انہوں نے ہمارے شہری کو ہمارے ملک کے اندر آ کے جو راہ ہے اس نے قتل کیا ہے، اور اس پہ ابھی چل بھی رہا ہے، بہت زیادہ وہ آواز بھی اٹھا رہا ہے کینیڈا اس کے اوپر۔ تو پاکستان میں تو یہ ہر طریقے سے دیکھیں جاسوسی میں ملوث رہا ہے، دہشت گردی میں ملوث رہا ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کو کمزور کرنے کی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ حالات خراب کرنے میں کہیں کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ ان کی ایجنسی راہ یہ اور 7 دیگر ان کے دوست احباب ہیں، ان کی ایجنسیاں بھی ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یہ ان کا ثبوت دیکھیں کلبھوشن یادیو کس حد تک پہنچ چکا تھا، کتنا بڑا اس نے نیٹ ورک اپنا بنا لیا تھا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے ہیں، دہشت گردی کرنی ہے۔ خدا نخواستہ ان کے تو یہ ارادے تھے کہ پاکستان کو یہ 2020 میں وہ توڑ رہے تھے کہ اس کو توڑ دینا ہے، لیکن 2016 میں الحمدللہ ہماری ایجنسیاں، ہماری پاک فوج اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس کو بے نقاب کیا، اس کو گرفتار کیا، منظر عام پہ لے کے آئے، سزا دی، لیکن ہم نے عالمی قوانین کو سزا دینے کے باوجود بھی ہم نے عالمی قوانین کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، عالمی قوانین کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں نا ابھی یہ دوگلا پن اس کا جاری ہے پہلے دن سے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے دوگلا منافقت انڈیا کی ایجنسی کی، مودی کی ہمیشہ سے رہی ہے۔ اب مودی اور اس کی ایجنسی راہ جو ہے اب کیا کر رہی ہے امریکہ اور روس کے معاملے میں بھی، تو وہاں پہ بھی تو دوگلا پن کر رہی ہے نا، اس کے بھی ثبوت واضح ہو چکے ہیں، اس میں بھی روس کی وہاں پہ رائٹرز جو لکھنے والے ہیں ان کی جو وہ سامنے لے کے ہیں کہ ایک طرف تو ان کے اپنے ذات جو مفاد پرست ہندوستان جو ہے امریکہ کے ساتھ اس کی شراکت داری ہے، تو دوسری طرف جب پتہ ہے کہ امریکہ اور روس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، دوسری طرف ذاتی مفادات کے لیے وہ روس کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، اس کے ساتھ برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ اس کے مفادات سانجھے ہیں پہلے ہی۔ تو یہ کسی نہ کسی دیکھیں نا، میں وہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ انڈیا، مودی، اس کی ایجنسی بدنام زمانہ راہ، یہ دوگلے ہیں، یہ منافق ہیں، ان کا مکرو چیلا اب پوری دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ رہا ہے، دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے دنیا کے اس خطے کے اندر جو امن خراب کر رہے ہیں وہ انڈیا اور اسرائیل کی ایجنسیاں مل کے یہ جو ہے خراب کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں رہے گی۔ ایک طرف اور جب میں پاکستان کی بات کروں، ایک طرف ہمارا دشمن ہمسایہ ملک اور اس کی بدنام زمانہ ایجنسی راہ جو ہے اور مودی جو ہے ہر وقت پاکستان کو کمزور کرنے میں، پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے میں، اور خدا نہ خواستہ اپنے خود سے وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں پاکستان کو توڑ دوں گا، حالانکہ وہ خود ٹوٹنے والا ہے انڈیا، ان کے اندر جو حالات ہیں انشاءاللہ جلد ٹوٹ جائے گا، جو ان کے اندر خود اس کی پالیسی کی وجہ سے، مودی اور اس کی ایجنسی راہ کی پالیسی کی وجہ سے جو وہاں پہ کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ مسلمان محفوظ ہے، نہ مسیحی محفوظ ہے، نہ ہندو محفوظ ہے، نہ وہاں پہ سکھ محفوظ ہے، کوئی بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، تو وہ خود ان کے خلاف ایک تحریک وہاں پہ اٹھی ہے، تو وہ پاکستان کو جو ہے دہشت گردی معاملات میں وہ ملوث پایا گیا۔ لیکن ہمارے کچھ پاکستان کے اندر ہی بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ملوث ہیں جو ہماری
एजेंसियों और पाक फौज को बदनाम करने पे दर पे तुले हुए हैं। वो देखें, हम ये नहीं सोच रहे कि इंडिया हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, उसकी एजेंसी हमारे खिलाफ क्या कर रही है, हमारे खिलाफ, इसराइल की एजेंसी हमारे खिलाफ क्या कर रही है, इंडिया की एजेंसी क्या खिलाफ कर रही है। हम जो हमारी दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से हमारी अफवाज है, दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से हमारी एजेंसी है, उसको कमजोर करने पे खुद ही अपने घर से ही तुले हुए हैं। वो उन लोगों को भी बेनकाब किया हमारी एजेंसियों में। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इसकी सबूत, वाज़ह सबूत है कि इस साजिश में पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहदहाली जो आएगी, ये भी इसका हिस्सा था, ये साजिश थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेनकाब हो गई। अब पाकिस्तान की मईशत भी मुस्तहकम होना शुरू हो गई है। और अब मैं ये आपको बरमला कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत अब आहिस्ता आहिस्ता महफूज हाथों में जा रही है। और इंशाल्लाह यहाँ पे भी इंडिया की ये साजिश जो अंदरूनी कुछ लोगों के साथ मिलकर ये कर रहा था, बेनकाब हो चुकी है और नाकाम हो चुकी है, और ये नाकाम होंगी। अब इसमें पाक फौज का ये एक बड़ा इनकलाबी इकदाम है कि ज़राअत के अंदर वो आए हैं, और ज़राअत को, क्योंकि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, कि पाकिस्तान में इस तरीके से मुआशी हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो ये इसके जो ज़राअत के अंदर पाक फौज का इनकलाब है, ये देर पा जो है इसके असरात मुरतब होंगे। खैर, इस वक्त मेरा मकसद जो है दुनिया के सामने यही था कि इनकी कुछ तहरीर लिख के, कि जहां जहां पे ये जो इंडिया है, इसकी एजेंसी और मोदी जो पाकिस्तान के खिलाफ और दुनिया के खिलाफ जो दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग कर रहा है, उसके वाज़ह सबूत है। तो ये बेनकाब हो चुके हैं, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। जी सर, ये भी बताएं, ये जो अभी फेक अकाउंट्स बनाकर तारकीन वतन जैसे अफगान वापस जा रहे हैं, इस हवाले से भी इंडिया पाकिस्तान को काफी साजिशें और दोगला पॉलिसी कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें अलीना ये है कि ये देखें, ये हमारी एजेंसी ने, हमारी पाक फौज ने और हमारी दीगर जो फोर्सेज है, उन्होंने भी इसको बेनकाब किया। क्योंकि ये जो स्पेशली ये चमन बॉर्डर को और कोयटा को ये टारगेट करना चाह रहे थे बलूचिस्तान के अंदर, कि जब वो कैंप लगाए हुए थे, जो हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन इनकलाब किया था, जो हमारे भाई, हमारे मेहमान जो अफगानी थे, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, उनको उनका महफूज तरीके से हम उनके मुल्क में वापस भेज रहे थे। तो वहां पे भी इन्होंने चाहा कि वहां पे बदनज़मी पैदा की जाए, वहां पे फायरिंग के वाकयात करना चाह रहे थे, कि वहां पे उनकी शहादतें हों और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो जी। ये देखें जी, पाकिस्तान के यहाँ पे लोग जो है दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त जो है वो कार्रवाई करते हुए उनको बेनकाब किया हमारी एजेंसियों ने। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी बात नहीं है, हमें तो अंदर से मार पड़ रही है, अंदरूनी मामलात में। वरना ये इन्होंने क्या हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करनी थी। ये राह को तो हमारी एक एजेंसी काफी है, बाकी तो दूर की बात है। तो राह क्या अपनी, वो तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं मुलव्वस जरूर होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब हो गए। फिर इन्होंने ये सोचा राह ने कि वहां पे खवातीन जो है अफगानी, उनके साथ कोई इस तरह की हरकत करके वीडियो वायरल करें, ताकि दुनिया के अंदर वो हम एक खवातीन के एहतराम की बात करने वाले वो बदनाम करें, लेकिन वो भी बेनकाब हो गए। जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने ओपिनियन से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों को दी जाने वाली डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बशिंदों का महफूज इनखला और बाइज्जत तौर पर अपने वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तूरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। बड़ी तादाद में अफगान बशिंदे तूरखम और चमन बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो कि बाखुशी अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए, जिनमें रोजमर्रा की तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। 8 नवंबर को 4119 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। 4119 अफगान शहरियों में 1272 मर्द, 1188 खवातीन और 1649 बच्चे अपने मुल्क जा चुके हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 251 गाड़ियों में 702 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,07,758 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं रावलपिंडी से हमारे सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी असगर, बताइएगा तारिकीन वतन के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, गैर कानूनी अफगानी बशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी तौर पर जो अफगानी बशिंदे अपने वतन का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर
अवाम बशिंदों का महफूज इनकलाब बाइज़्ज़त तौर पर अपने वतन वापसी की हुकूमत की पहली अवलीन तरजीह है। रोजाना की बुनियाद पर गैर रजिस्टर्ड शहरी बजरिया तुरहम और चमन के बॉर्डर वापस वतन जा रहे हैं। बड़ी तादाद में अफगानी बशिंदे तुरहम और चमन के बॉर्डर के जरिए मौजूद थे, जो कि बाखूबी अपने वतन वापस जा रहे हैं। KPK और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी तौर पर गैर अफराद की ट्रांजिशन कैंप भी कायम किए गए हैं, जिनमें से रोजमर्रा की तमाम सहूलतें मुयसर की गई हैं। मैं अगर 8 नवंबर की बात करना चाहूँ तो 8 नवंबर को 4119 अफराद जो गैर मुगली बशिंदे थे अपने वतन जा चुके हैं। 1119 अफगानी शहरी थे इसमें, और 1272 मर्द थे और 1188 खवातीन थी और 1659 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान की जो रवानगी के लिए 251 गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया था, जिसमें 702 खानदान के लोग शामिल थे। अब तक 2,758 गैर कानूनी तौर पर जो अफगानी बशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। जी अली असगर भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ननकाना साहब की मारूफ और मुमताज मजहबी और समाजी शख्सियत मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत बुजुर्ग रहनुमा अलहाज अब्दुल हमीद रहमानी हरकत कल्ब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिले हैं। नमाज जनाजा के बाद आहो सिस्कियों से सैकड़ों सोगवार की मौजूदगी में मनो मट्टी तले सुपुर्द खाक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सदर एमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ननकाना साहब, आबिद हमीद रहमानी सीनियर कानूनदान, अहमद हमीद रहमानी एडवोकेट और बाबर हमीद रहमानी के वालिद ग्रामी जिला ननकाना साहब की मारूफ मजहबी व समाजी इल्मी अदबी एहसास शख्सियत असीर मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत बुजुर्ग रहनुमा अलहाज अब्दुल हमीद रहमानी तवील अलालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हाजी अब्दुल हमीद रहमानी बहुत अजीम इंसान थे। अल्लाह करीम ने उनके अंदर बहुत सी खूबियाँ रखी हुई थी। सारी जिंदगी सोमो सलावात की पाबंदी और अकाबरीन के तर्ज अमल में गुजारी। मुल्क भर से उठने वाली हर इस्लामी तहरीक में पेश भी रहे। वो मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान मुश्तरकात पर मुत्तहिद होने और इख्तलाफात को अवामी सतह पर हल करने के भी हामी थे। वो अवाम में दीन की दुरुस्त तशरीहात बताने के भी हामी थे। मुख्तलिफ मसालिक और शिया सुन्नी कुशीदगी और अहले सुन्नत में दरबारे व दरसगाही उलमा के दरमियान इख्तलाफात को कम करने में भी मस्बत किरदार अदा करते थे। मालिक कायनात इंसानियत की फ़लाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए ख़िदमात को अपनी बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमाए। उनकी इस्लाही फलाही तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की तारीख़ साज़ कुर्बानियाँ, दीनी व मज़हबी ख़िदमात और काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके नमाज जनाजा माल मंडी वाले कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में करीबी रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब, मजहबी तंजीमों, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत मकातब फ़िक्र, उलमा और शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम की नमाज जनाजा के बाद कदीमी कब्रिस्तान में आहों सिस्कियों से सैकड़ों सोगवार की मौजूदगी में मनो मट्टी तले सपुर्द खाक कर दिया गया। आज हम हाजी अब्दुल हमीद रहमानी साहब जो ननकाना साहब की बड़ी सियासी, समाजी और दीनी शख्सियत हैं, आज उनके जनाजे पे हाज़िर हुए। हकीकत बात यह है कि ये एक तरीक़ साज शख्सियत थे जिन्होंने इस शहर में तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो सदियों तक याद रहेंगे। और फिर ये वो शख्सियत है कि जिसने दुनिया भर में, पाकिस्तान में हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आवाज़ को बुलंद किया। और फिर ननकाना साहब में अगर कभी कोई मसलकी या कोई और मजहबी या किसी किस्म का कोई झगड़ा इंतज़ामिया के साथ होता था तो हाजी साहब की सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि ये लोगों के साथ और इंतज़ामिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते थे। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत। हाजी अब्दुल हमीद रहमानी साहब सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात में ननकाना में इनका शुमार होता है और ये सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत का अलम बुलंद किए रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने
جو ہے اللہ کے لیے من ابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تمہارا یہ ایمان ہے کہ حاجی صاحب اپنا ایمان مکمل کر گئے، کیونکہ ان کی شہادت جو ہے جو حالت وضو میں اور حالت سجدہ میں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حاجی عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننکانہ کی معروف سماجی اور مذہبی شخصیت تھے۔ آج وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی بلندی درجات فرمائے۔ دوسرا بطور پیغام میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کا فرمان، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور حاجی صاحب کی ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر، رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی ناموس کی خاطر بسر ہوئی، رسول اللہ کی اطاعت میں گزر ہوئی، اور لوگوں کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آج کا پورا جم غفیر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کا سر سجدے میں تھا، تو ان کی بڑی پاکیزہ اور خوبصورت زندگی تھی۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی بلندی درجات فرمائے۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کی شاہی ریاست جوناگڑھ کو زبردستی ضم کے 76 برس بیت چکے۔ 1947 میں کئی چھوٹی خود مختار ریاستیں بھارت کے غاصبانہ قبضے کا شکار ہوئی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے دوران شاہی ریاست محبت خان جی نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا۔ ریاست جوناگڑھ کا پاکستان سے الحاق جوناگڑھ اسٹیٹ کونسل کی منظوری سے ہوا تھا۔ بھارتی سیاستدان ولبھ بھائی نے نواب آف جوناگڑھ سے اپنا فیصلہ بدلنے کا اصرار بھی کیا، مگر بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو جوناگڑھ کا پاکستان سے الحاق برداشت نہیں ہوا اور جوناگڑھ پر زبردستی اسلحے کے زور پر تسلط قائم کیا۔ ماڈرن ڈپلومیسی کے مطابق بھارتی فوجیوں نے جوناگڑھ میں بڑے پیمانے پر قتل، عصمت دری اور مسلمانوں کی املاک کو بھاری نقصان بھی پہنچایا۔ بھارت نے سیاسی ناکامی کے باعث ہتھیاروں کے سائے میں نام نہاد ریفرینڈم بھی کروا ڈالا۔ شاہی ریاست کا قبضہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان میں 565 شاہی ریاستوں کو طاقت کی زور پر قبضہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ موجودہ بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھ کر ہندوستان کی مجرمانہ سوچ کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر بھارتی حکومت میں ہندو انتہا پسندوں کا قبضہ ہو چکا ہے، جس نے بھارت کو نفرت کی آگ میں لپیٹ دیا ہے۔ موجودہ بھارتی حکومت سے اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ بھارت کی اقلیتوں پر مظالم کے 76 سالہ تاریخ آج بھی جاری و ساری ہے۔ نگراں حکومت سیکیورٹی فورسز اور عسکری قیادت کا ملکی سالمیت و استحکام کے پیش نظر سخت اقدامات لینے کا فیصلہ حکومتی عمل پر ماہ ستمبر سے ملک بھر میں اسمگلنگ کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ 1 ستمبر سے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے تقریباً 2039 میٹرک ٹن چینی، 1.98.355 میٹرک ٹن آٹا، 1823 میٹرک ٹن کھاد اور 0.899 ملین لیٹر ایرانی تیل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ 29 اکتوبر سے 5 نومبر کے دوران صرف پنجاب سے 149.686 میٹرک ٹن کھاد برآمد، خیبر پختونخوا سے 1.102 میٹرک ٹن اور بلوچستان سے 5.851 میٹرک ٹن چینی برآمد ہوئی ہے۔ پنجاب سے 0.037، سندھ سے 0.099 اور بلوچستان سے 0.150 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد کر لیا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں نے 29 اکتوبر سے 5 نومبر کے دوران ملک بھر میں 15 سے زائد کامیاب آپریشن سر انجام دیے۔ نگراں حکومت، عسکری قیادت اور متعلقہ ادارے ملک بھر سے اسمگلنگ جیسے مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پرعزم بھی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح ضلع مالاکنڈ میں بھی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں فاروق شاہ کی یہ خصوصی رپورٹ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان بابا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بڑخیلا کے مقامی شادی ہال میں تقریری مقابلوں کا انعقاد ہوا، جس میں 12 سرکاری پرائیویٹ کالجز کے طلباء و طلبات نے شرکت کی۔ یہاں پر علامہ اقبال کا دن منایا جا رہا ہے اور یہ منانا بھی چاہیے،
اور ہم نے یہاں پر شرکت کی ہے اور بہت مزہ بھی آیا ہے کیونکہ علامہ اقبال کا دن یہاں بہت اچھا منایا گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے اور اسی طرح منانا چاہیے کیونکہ یہ ان کا حق ہے. ان کی وجہ سے ہمیں یہ پاکستان ملا ہے. آج ہم آزادی سے اپنی زندگی جی رہے ہیں اس پاکستان میں. یہ صرف علامہ اقبال کی سوچ کی وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے سوچا. اور پہلے میں پاکستان بابائی فاؤنڈیشن ملکن کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہاں پر بہت ہی اچھا علامہ اقبال ڈے آرگنائز کیا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہے ہیں. ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیے اور یہاں پر ہم نے تقریبات میں بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے. لڑکیوں میں اور لڑکوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں جب لوگ اپنے ٹیلنٹ کو شو کرتے تو پاکستان آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. شرکا کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے سوچ فکر اور اشعار نے صرف پاکستان بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. طلبہ نے ملی نغموں، تقاریر اور اشعار کے ذریعے علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا. فاروق شاہ کوہینور. اور آپ کو بتائیں کہ فیروز وٹوا میں گندم کی بیجائی کا وقت آ گیا ہے مگر مبینہ طور پر انتظامیہ کی ملی بھگت سے ڈی اے پی کھاد بلیک میں فروخت ہونے لگی. کسان بھائیوں کی اعلیٰ انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کی بھی اپیل. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے فراز احمد مغل سے. جی فراز، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں فیروز وٹوا میں. ملک بھائی کی طرح فیروز وٹوا میں بھی گندم کی جو بجائی ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مگر ڈی اے پی کھاد اور دوسری کھادیں نہ ملنے کی وجہ سے کسان بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. ہمارے ساتھ ایک کسان بھائی بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. بھائی جان السلام علیکم. جی ساری عرض یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایسی کنک بیجی ہے، سمجھ آ گئی ہے تے پانی مول دے کھاداں مول دیاں بڑے خرچے نے تے بھائی جان کھاد تو بغیر کنک بیجی ہے تے تسی ویکھ لو جے کھاد انہوں نہیں ملے گی تے اندا جھاڑ کی ہوے گا. ٹھیک ہے، لہذا مہربانی کیتی جاوے. سارے انتظامیہ کے بھی گزارش ہے گورنمنٹ اگے بھی کہ سانو کو پوچھ دس کرو کھاد کیوں نہیں مل رہی، مہنگی کیوں دیندے پے نے، انہوں نے بلیک کیوں کیتی ہے تے مہربانی کرن سمجھ آ گئی جے کھاد نہ دین گے تے خرچہ ساڈے کتوں پورے ہونے نے. لہذا مہربانی کیتی جاوے، سمجھ آ گئی ہے سانو کھاد ملے، سمجھ آ گئی ساری فصل اچھا ہوئے، سمجھ آ گئی گندم اچھی ہوئے گی تے اللہ دے بندہ اسی خوشحالی آپ ملے گی سانو. تے مہربانی کیتی جائے، سمجھ آ گئی سانو کو پوچھ دس آگے کرو تے سانو کھاد لے کے دیتی جاوے. جی بالکل، جب ہماری دوسرے بھی کسانوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی مبینہ طور پر ملی بھگت سے جو ہے جتنے بھی دکاندار حضرات ہیں وہ کھاد بلیک میں بیچ رہے ہیں، سرکاری ریٹ کے بجائے 18-20 ہزار میں کھادیں بیچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو کسان بھائی ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. ان کی اعلیٰ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ جلد از جلد اور آپ کو کوٹا دوسرے خبر شامل کرتے ہوئے بتائیں کہ 8ویں جیپ ریلی تھل کے صحراؤں میں 4 روزہ رنگا رنگ میلے کا آج باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. صحراؤں میں دھول اڑانے کے لیے اور اپنے جوہر دکھانے کے لیے ملک بھر سے نامور ریسرز پہنچنا بھی شروع ہو چکے ہیں. جیپ ریلی کی افتتاح اور بڑے بڑے ریسرز آج اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشنز اور ٹیگنگ بھی کروائیں گے. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے امیر حمزہ اپنی اس رپورٹ میں. 8ویں تھل جیپ ریلی کے رنگا رنگ ایونٹ کا آغاز کر دیا گیا. ریلی میں ملک کے معروف مرد و خواتین 100 سے زائد ریسر حصہ لیں گے. تھل جیپ ریلی کے لیے مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور لیا کے علاقوں پر مشتمل 190 کلومیٹر سے بھی زائد طویل اور دشوار گزار ٹریک تیار کیا گیا ہے. 8ویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کا انعقاد 10 سے 12 نومبر کے درمیان کیا جا رہا ہے. 200 کلومیٹر کا ٹریک مکمل طور پر تیار کر دیا گیا ہے، جس میں سے 150 کلومیٹر جو ہے یہ ڈسٹرکٹ کوٹ ادو کی حدود میں ہے. ریسکیو ریلیف کیمپس اور میڈیکل کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. آج دن بھر گاڑیوں کے رجسٹریشن، ٹیگ نمبر اور ڈرائیورز اور گاڑیوں کا معائنہ ہوگا. 10 نومبر کو کوٹ ادو کے صحرا چھانگا ماگا ٹیلے پر کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا. 11 نومبر کو سٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے، جبکہ فائنل پری پیئر کیٹیگری کے مقابلے 12 نومبر کو ہوں گے. کیمرہ مین محمد عمران کے ہمراہ امیر حمزہ، کوہ نور. ایبٹ آباد محکمہ NHA کی جانب سے تعمیر کردہ سربن چور اوور ہیڈ کا کام ادھورا رہ گیا. لائٹنگ اور سیکیورٹی نظام نہ ہونے سے مغرب کے بعد مریضوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا. محکمہ TMA اور NHA فوری طور پر لائٹنگ کے نظام کو یقینی بنائے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے.
जी के बाद सरपंच चौक पे हम मौजूद हैं, जहां पर महकमे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से एक पुल तमीर किया गया, जिसके बाद कुछ नाक़िस हिकमत अमली की वजह से जो कि स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इस पुल को नहीं बनाया गया, जिसके बाइस काफ़ी सारी मुश्किलात देखने को मिल रही हैं। जब मगरिब होती है उसके बाद इस पुल पर लाइट ना होने की वजह से कई लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार होते हैं, जबकि सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है। कई लोग यहाँ पर लूट मार का शिकार भी हो जाते हैं। इस तरह लोग उनसे कई सामान जो है लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। महकमे तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और इसी तरह महकमे NHA की जानिब से यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं किया गया कि यहाँ पर कोई लाइटिंग का निज़ाम होता। मगरिब के बाद इस पुल से सफ़र करना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, और जितने लोग हैं वो यहाँ से जब गुजरते हैं तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवाम का ये कहना था कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी इक़दाम किए जाएँ ताकि सिक्योरिटी का निज़ाम भी बेहतर हो, और महकमे TMA एबटाबाद और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये अपील की जाती है कि यहाँ पर लाइटिंग के निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि मगरिब के बाद भी लोग बआसानी यहाँ से सफ़र कर सकें और महफूज तरीके से अपने घरों तक जा सकें और अपनी ज़िंदगी को महफूज अंदाज में गुजार सकें। जी। पंजाब भर की तरह तहसील जतोई में भी स्मोग ने डेरे डाल दिए हैं। किसानों की जानिब से धान की फसलों की बाक़ियात जलाने की वजह से उठने वाला धुआं स्मोग फैलने का सबब बनने लगा। शहरी सांस, फेफड़ों, गलों और आंखों की वबा का शिकार हो गए। डॉक्टरों का स्मोग से बचने के लिए मास्क और ऐनक के इस्तेमाल पर जोर। स्मोग से बचाव के लिए बेहतर है कि घर से बाहर बिला जवाज ना निकलें। सांस और फेफड़ों के मरीजों के लिए स्मोग निहायत ही खतरनाक है। इंतजामिया को चाहिए कि फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई को अमल में लाए। 9 नवंबर इकबाल डे मामूल की छुट्टी है। आज पार्क, जिम्नेजियम, रेस्तवारन, सिनेमा और दीगर पब्लिक मकामात मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तर्जुमान कमिश्नर लाहौर के मुताबिक आज नवंबर को मार्केट, पब्लिक मकामात मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। स्मोक की वजह से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सख्ती का नफाज 9 नवंबर को नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें हफ्ता इतवार बंद रहेंगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि वासा की शादबाग सब डिवीजन के बाद गुलबर्ग टाउन में भी बड़े पैमाने पर क्लोरीन चोरी का इंकशाफ सामने आ गया। ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन मुयस्सर न होने से गुलबर्ग के रिहायशी मोजी इमराज में मुब्तला होने लगे। गुलबर्ग टाउन माली बेज़ाब्तियों में पहले नंबर पर आ चुका है। गुलबर्ग के रिहायशी गंदा पानी पीने पर भी मजबूर हैं। इसी पर अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। जी देखें अलीना, ये वासा के गुलबर्ग टाउन में की गई बड़ी तब्दीली भी जो है वो काम ना आ सकी। साबिका डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन सलमान निसार और एक्सियन अरगुमान खान को ओहदे से हटाने के बावजूद गुलबर्ग टाउन की कारकर्दगी बेहतर ना हो सकी। वासा की शादबाग सब डिवीजन के बाद अब गुलबर्ग टाउन में भी बड़े पैमाने पर क्लोरीन चोरी होने के इंकशाफात सामने आए हैं। वासा ने मुलाजमीन ने मुतअद्दिद ट्यूबवेल से क्लोरीन जो है वो गायब कर दी है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन जो है वो मौजूद ही नहीं है। जबकि दूसरी जानिब डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन और एक्सियन गुलबर्ग टाउन की तमाम तर तवज्जो जो है वो ठेके मिलने वाली कमीशन पर मरकूज हो चुकी है, जिसकी वजह से गुलबर्ग टाउन के रिहायशी जो है वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है और मुतअद्दिद पेट की बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। एक तरफ तो MD वासा गुफरान अहमद अदारे की बेहतरी के लिए कोशिश है, मगर दूसरी जानिब वासा मुलाजमीन ने करप्शन का बाजार जो है वो गर्म कर रखा है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली अपडेट करने के लिए। CEO बाबर साहब दीन की हिदायत पर ऑपरेशन टीमें सुबह सवेरे फील्ड में मुतहरिक हैं। इकबाल डे की मुनासबत से मज़ार इकबाल बादशाही मस्जिद के गिर्द वॉशिंग एक्टिविटी मुकम्मल की गई। पानी का छिड़काव वक्फे वक्फे से जारी है। इकबाल डे तकरीबात के पेश नजर 50 से ज्यादा वर्कर्स मज़ार इकबाल और ग्रेटर इकबाल पार्क के गिर्द तैनात भी हैं। बाबर साहब दीन का कहना है कि शहर भर में स्मोक से बचाव के लिए सड़कों की धुलाई और पानी के छिड़काव का सिलसिला जारी रहेगा। अंडरपासेस, यू टर्न्स और रोड साइड्स को डस्ट फ्री रखने के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तमाम अहम शाहराहों को डस्ट फ्री रखने के लिए मैकेनिकल स्वीपर्स और वॉशर्स 24 घंटे सड़कों पर मौजूद हैं।
यूईटी लाहौर में प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब का इनेकाद किया गया। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब में गवर्नर पंजाब, चांसलर यूईटी इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में स्पीकर के फराइज रजिस्ट्रार यूईटी मोहम्मद आसिफ ने अदा किए। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से 1025 तलबा को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। लैपटॉप स्कीम के पहले मरहले में गवर्नर पंजाब यूईटी मेन कैंपस और न्यू कैंपस काला शाकाको के 749 तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक यूईटी लाहौर ने लैपटॉप स्कीम के तहत 7351 लैपटॉप तलबा में तकसीम किए हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सरगोदा से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां थाना मुढ़रांझा के मोजा गलापुर में दिलखराश वाकया पेश आया। नशई ने अपने ही खानदान के 5 अफराद को फायरिंग से कत्ल कर दिया। मकतूलीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। अफसोसनाक वाकया मुलजिम को नशा तर्क करने का कहने पर पेश आया। इसी पर तफसीलात जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ मंजूर अंसारी से। जी मंजूर अंसारी, इस दिलखराश वाकया से आगाह कीजिएगा। डेप्टी ब्यूरो चीफ मंजूर अंसारी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी मंजूर अंसारी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये थाना मिड रांझा के निवाई मौजिया गुलापुर में वाकया पेश आया है। ये मुलजिम अहमद शेर, जिसने 5 कत्ल किए हैं, ये अपने ननिहाल में रहता था। कल के दिन में इसको अपने ही कजन और फुप्पो और खाला वगैरह ने ये इज्तिमाई तौर पे कहा कि आप नशा छोड़ दें या फिर हमारा घर छोड़ दें, क्योंकि इसका घर जो है वो नवाही मौजिया मडीला में वाक़ है। तो ये ननिहाल में रहता था चूंकि, तो उन्होंने जब मना किया तो रद्द अमल में आके इसने कहा कि अच्छा मैं कल तक नशा छोड़ दूंगा। आज सुबह 6 बजे जब वो सो रहे थे सब लोग जो मकतूलैन हैं, उन पर इसने फायरिंग कर दी 12 बोर बंदूक से और कत्ल करके वहां मौका से फरार हो गया। इस वक्त पुलिस मौका पर पहुंच चुकी है और जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है। नेशे जो हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए निवाई अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। इस तरीके से जी बहुत शुक्रिया मंजूर अंसारी, तफसीलात के हवाले से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सियासी प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सियाहती प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल के जरिए दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलियात भी हासिल कर सकेंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज राई से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा। हाँ जी अक्सर बिल्कुल, पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सियाहती प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस पोर्टल के जरिए सिख यात्री दुनिया भर से ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलियात हासिल कर सकेंगे। पोर्टल के जरिए आमदोरफ्त के लिए गाड़ी का इंतखाब भी किया जा सकेगा, जबकि सिक्योरिटी सर्विसेज हायर करना भी मुमकिन होगा। टूरिस्ट के दौरान सिख यात्रियों को VIP का दर्जा हासिल होगा। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि सिख यात्रियों को भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने पर कोई दुश्वारी नहीं होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में मजहबी टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए टूरिज्म पुलिस का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर मेंबर प्रधान कमेटी डॉक्टर ममपाल सिंह का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि सिख यात्री साल में 4 मरतबा पाकिस्तान आते हैं। इस पोर्टल से आने वाले सिख यात्रियों को मजीद आसानी हो जाएगी। डॉक्टर ममपाल सिंह का मजीद कहना था कि पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री पाकिस्तानियों की मोहब्बत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों के लिए सिख यात्री बुकिंग पोर्टल कायम करके दिल जीत लिए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सियाहत आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, सेक्रेटरी टूरिज्म इत्तलात कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर और दीगर जो अफसरान थे उसने उन तमाम ने पोर्टल की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। जी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि सईद आसिफ हाशमी की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात में उम्मीदवार MNA 118 आमिर नसीर भट्ट, सैयद उमर बुखारी, नज़ीर भट्टी समेत दीगर भी शरीक हुए। मुलाकात में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत भी की गई और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमिर नसीर भट्ट समेत तमाम रहनुमाओं ने लाहौर समेत पंजाब भर में पीपल्स पार्टी के लिए आम इंतखाबात में कामयाबियां समेटने के लिए भरपूर मेहनत करने पर जोर दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट की स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और MMPI मोहम्मद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा ठोकर न्याज बेग जना बस टर्मिनल पर धुआं छोड़ने वाली और नाकिस ईंधन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ FIRs भी दर्ज करवाई हैं। इस पर मजीद आगाह करेंगे हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसन की सरबराही में MMPI मोहम्मद इकबाल और उनकी टीम ने ठोकर न्याजबेग जना बस टर्मिनल पर धुआं छोड़ने वाली हैवी व्हीकल, नाकस ईंधन इस्तेमाल करने वाली और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है। 50 के करीब गाड़ियों के चालान किए गए हैं, जबकि नाकस ईंधन LPG इस्तेमाल करने वाली 8 गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स पर थाना चूंग में FIR दर्ज करवाई गई है। MMPI मोहम्मद इकबाल ने जना बस टर्मिनल के सामने गाड़ियों में LPG भरने वाली दुकानों पर भी क्रैकडाउन किया है और उन पर भी FIR दर्ज करवाई है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब जो है स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुतहरक नजर आता है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसन की खसूसी हिदायत पर माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ RTA की टीमें भरपूर कार्रवाइयां भी कर रही हैं। मैं बताता चलूं कि सबसे ज्यादा जो कार्रवाई है वो MMPI मोहम्मद इकबाल की टीम कर रही है, जो रोजाना की बुनियाद पर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो नाके लगाकर धुआं छोड़ने वाली बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया असगर भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। रिपोर्टर आसिम राजा अपडेट कर रहे थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया आसिम। ज़ियाबतीस के आलमी दिन की मुनासबत से लाहौर के मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खसूसी तौर पर शिरकत भी की। तफसीलात जानते हैं लाहौर से सईद इलियास की इस रिपोर्ट में। ताल्लुक रखने वाले डॉक्टरों और प्रोफेसर हजरात भी शरीक हुए। निगरान सूबाई वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सरदार फरीदुल जफर जनरल अस्पताल की जानिब से ज़ियाबतीस से बचाव के हवाले से तकरीब का इनेकाद बहुत अच्छी काविश है और हमारी वर्जिश बहुत कम है ज़िंदगी में और एनर्जी डेंस फूड लेना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, चाहे वो बर्गर की सूरत में हो, पिज़्ज़ाज़ की सूरत में हो, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की सूरत में, और स्पेशली बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और यही ज़्यादा बड़ी वजह है। कितने भी डायबिटिक सेंटर बन जाएंगे वो नाकाफ़ी हो जाएंगे, जबकि 33% आबादी यानी कि 3 से 4 करोड़ लोग शुगर के साथ रह रहे हैं और आगे ये बढ़ने वाली है। इसलिए मेरा ख्याल है हमें और मीडिया को मिल के ये शऊर पैदा करना है कि अपने रहने सहने का तरीका ज़्यादा हेल्दी करें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में वर्जिश आए, सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक
भूख रख के खाएं। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर सरदार जफर फरीद और प्रोग्राम डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सिद्दीकी का कहना था, ज़ियाबतीस जैसे मर्ज से बचने के लिए वर्जिश दिन में 30 मिनट करनी चाहिए और मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए। आज देखें जी, जैसे मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये एक कैपिटल बन चुका है वर्ल्ड का डायबिटीज़ का, पाकिस्तान। और अगर आप डेटा देखें, वो कह तो रहे हैं कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन अगर उसको कैलकुलेट करें तो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 ही है और ये बहुत रैपिडली है। आज से 15 साल का डेटा, उसमें पाकिस्तान 10वें नंबर पे था और नंबर 1 USA था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया था, फिर मिडल ईस्ट था। तो ये हमने अपने लाइफस्टाइल को, फिर हमारी ज़िंदगी में हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज का जो हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, इसका मकसद डॉक्टर्स को, नर्सिस को और आवाम को अवेयरनेस देना है शुगर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ों की तादाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और पाकिस्तान को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहा जा रहा है। इस टाइम पाकिस्तान में 26.7% लोगों में शुगर है, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टरों में शील्ड तकसीम की और डॉक्टर्स की खिदमत को सराहा। कैमरा अहले तशरीह रहनुमाओं के वफ़द ने हकीम उल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इलाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के 140वें यौम विलादत के मौका पर मज़ार इकबाल पर हाजिरी थी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस मौका पर मुल्क कौम और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में ख़ुसूसी दुआ भी की गई। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। 9 नवंबर हकीम इल्मत शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल लाहौरी की 146 यौम विलादत के मौका पर मज़ार इकबाल पर शिया रहनुमा सैयद नवीद अली शाह बुखारी, नायब सदर कौमी अमन कमेटी लाहौर आगा जैन अली खान करबलाई, सैयद जहीर रजा शाह मूसवी करबलाई, नुमाइंदा पाक यूरोप अमेरिका इत्तेहाद व किबला इलामा आगा अमान हैदर आफ लाहौर, शानी शाह करबलाई, शान हैदर शानू व अहलियान मोहल्ला ख्वाजा अजमल हैदर मेमोरियल सोसाइटी मोहल्ला शिया कश्मीरिया अंदरून मोची के लाहौर के वफद के हमरा फातिहा ख्वानी व फूलों की चादर पेश की। इस मौके पर मुल्क के अजीज पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा सलामत रखे। इस मौके पर फलस्तीन बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए जो फलस्तीन पर मुसलमान बहन भाइयों पर इसराइल की तरफ से जुल्म हो रहा है, इस पर गहरे अफसोस का रंज और फलस्तीन बहन भाइयों के हक में 9 नवंबर इकबाल डे मामूल की छुट्टी है। कमिश्नर लाहौर ने शहरियों को आगाह कर दिया। आज पार्क, जिम्नेजियम, रेस्टोरेंट, सिनेमाज और दीगर पब्लिक मकामात मामूल के मुताबिक ही खुले रहेंगे। स्मॉग की वजह से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सख्ती का नफाज 9 नवंबर को नहीं होगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी मलिक अयान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 9 नवंबर इकबाल डे है। आज इस हवाले से मामूल के मुताबिक जो है छुट्टी है। आज महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके ऊपर आज से अमल दरामद जो है नहीं होना। आज 9 नवंबर को मार्केट, पब्लिक मकामात और दीगर जो पॉइंट्स हैं वो मामूल के मुताबिक जो है खुले रहेंगे। तर्जमान कमिश्नर लाहौर डॉक्टर आबिद सलीमी ने इस हवाले से जो है आगाह कर दिया मीडिया के जरिए शहरियों को। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट, शॉपिंग मॉल, दुकानें हफ्ता अखबार को जो है बंद रहेंगी, जबकि आज जो है बंद नहीं होगी। जो नोटिफिकेशन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी किया गया उसका जो इजलास है वो कल से होगा। 10, 11 और 12 तारीख से 3 दिन जो है लॉकडाउन रहेगा। लाहौर समेत 8 ऐसे अजला हैं जहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन का अमल दरामद इसके ऊपर करवाएंगे डिप्टी कमिश्नर। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली गंदावी की खसूसी हिदायत के ऊपर तर्जमान कमिश्नर लाहौर डॉक्टर आबिद सलीमी ने मीडिया के जरिए तमाम शहरियों को भी आगाह कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अयान मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 140वां यौम विलादत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मज़ार इकबाल पर मुनक्किद गार्ड्स की तब्दीली की परवाकार तकरीब में भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने मज़ार इकबाल पर फातिहा ख्वानी की और फूल भी रखे। चीफ सेक्रेटरी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का यौम इकबाल पर पैगाम देते हुए कहना था
कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की यौम इकबाल से खास मुनासबत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इकबाल के शाहीन को अपना माथी का झूमर बनाया है। डॉक्टर फिरदौसा शिकवान का मजीद कहना था कि हम फिक्र इकबाल की तमीर मिल्कियत को सोच लेकर निकले हैं। उनका कहना था कि हम फिक्र इकबाल से तमीर मिल्लत की सोच को लेकर निकले हैं। शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल इस कौम के हकीकी नवाज थे। उन्होंने हमेशा इस कौम की सलाहियतों पर भरोसा किया और इसे आगे बढ़ने का हौसला दिया है। इस कौम के लोग और रोग दोनों को खूब पहचानते थे। डॉक्टर फिरदौसा शिकवान का मजीद कहना था कि इकबाल आलम इस्लाम के शायर थे और उनका कलाम आलमगीरियत का हामिल है। इकबाल कौम रसूल हाशमी के सच्चे राजदान और हकीकी खैरख्वाह भी थे। आज इस नाबगा रोजगार हस्ती का यौम पैदाइश है, हमसे इकबाल फहमी का तकाजा करता है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़ को।